नमस्कार। परीक्षा मित्र के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज अपन तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण जो अपनी फोर्थ यूनिट है यूजीसी नेट में, उसके अंदर आमंड के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत की चर्चा करेंगे। डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत यानी आगत निर्गत सिद्धांत से एक कदम आगे बढ़ करके आमंड ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया, जिसमें आमंड ने प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण माना संरचनाओं से ज़्यादा, कि प्रक्रियाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और इसलिए इसके सिद्धांत का नाम पड़ता है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत। आमंड का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत उत्तर व्यवहारवाद की देन है, जबकि डेविड ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत आया ये व्यवहारवादी क्रांति की देन है। आमंड पावेल की पुस्तक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसमें ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत में इन्होंने सुधार किया है। आमंड ने उत्तर व्यवहारवाद की देन है, यानी इसमें तथ्य और मूल्यों का समावेश है इसके अंदर, जबकि ईस्टन का जो सिद्धांत था व्यवस्था सिद्धांत, उसमें केवल तथ्यों पर बल दिया गया है। ये ध्यान रखने की बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आमंड पावेल ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत में क्या क्या सुधार करता है वो देखते हैं अपन। ईस्टन आगत में केवल मांग और समर्थन को मानता है, जबकि आमंड मांग और समर्थन के साथ साथ में मीडिया और पर्यावरण को भी महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, अगर आपने डेविड ईस्टन का वीडियो नहीं देखा है या डेविड ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत आपको समझ में नहीं आया है, तो आपको आमंड पावेल का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत भी समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप डेविड ईस्टन के आगत निर्गत सिद्धांत को एक बार समझें। तो पहला अंतर तो यही है कि ईस्टन मांग और समर्थन को शामिल करता है आगत में, जबकि आमंड भी आगत को मानता है, लेकिन आगत में मांग समर्थन के साथ साथ में मीडिया और पर्यावरण को भी शामिल करता है। ईस्टन आगत निर्गत दोनों को समान मान लेता है, लेकिन आमंड आगत को निर्गत की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है कि मांगे किस तरीके से पर्यावरण से शासन में जाती हैं, सरकार में जा रही हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईस्टन नीतियाँ और निर्णय को शामिल करता है। अपन ने देखा था निर्गत में नीतियाँ निर्णय शामिल थे, नीति निर्माण शामिल था। आमंड नीति निर्णय के साथ साथ रूपांतरण प्रक्रिया को भी निर्गत में मान लेता है। देखो एक बार अपन यहाँ पे देखते हैं, डेविड ईस्टन ने, ये था इधर आगत, जो मांगे आई इधर से, मांग और समर्थन, ये डेविड ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत था। ऐसा ही कुछ आगत में मांग समर्थन यहाँ से गई और रूपांतरित हुई है। ये जो मांगे आई हैं ये रूपांतरित हुई हैं और ये किस में बदल रही हैं? निर्गत में। ये बदल जाएगी निर्गत में। ये निर्गत में बदल गई। निर्गत में किस तरीके से पर्यावरण में आई है, ये बदल करके रूपांतरित होकर के किस तरीके से आई है? नीति में, या तो नीति बनी है, ठीक है, नीति निर्णय, इनमें परिवर्तित होकर के आई है। अब एक तो ये कि इधर जो मांग और समर्थन थे आगत में, इनके साथ साथ में मीडिया को भी महत्वपूर्ण मानता है डेविड ईस्टन। ठीक है, यानी डेविड ईस्टन ने मांग और समर्थन के साथ साथ में मीडिया और पर्यावरण को भी इंपॉर्टेंट मानता है। दूसरा, आगत निर्गत को समान मानता है, निर्गत की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है आगत को। ईस्टन की, जहाँ ईस्टन संरचना को अधिक मानता है, वहीं आमंड कार्यों को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। मैंने शुरू में बताया आपको, नाम ही इसलिए संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत है क्योंकि ईस्टन संरचना को इंपॉर्टेंट मानता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आमंड पावेल ने संरचनाओं को छोड़ दिया है। संरचनाएं भी है, लेकिन संरचनाओं से ज़्यादा प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण है। आमंड के अनुसार राजनीतिक संस्कृति होती है जो राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। इसीलिए आपने देखा राजनीतिक संस्कृति का जो प्रतिपादक है वो आमंड है। राजनीतिक संस्कृति पर वीडियो बनाया हुआ है। राजनीतिक संस्कृति का प्रतिपादक आमंड है, क्योंकि आमंड राजनीतिक संस्कृति को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता है कि कैसे मूल्य हैं, कैसी अभिवृत्तियां हैं उस देश में, वैसी ही प्रक्रिया होगी, संरचनाओं की प्रक्रिया वैसी होगी जैसे वहाँ के लोगों का व्यवहार है। और लोगों के व्यवहार का पता कैसे चलता है? राजनीतिक संस्कृति से पता चलेगा लोगों के व्यवहार का। तो राजनीतिक व्यवस्था को जो प्रभावित करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है राजनीतिक संस्कृति। जैसी संस्कृति होगी वैसी व्यवस्था बन जाएगी। और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो देखिए, आगत के कार्य क्या हैं और कौन सी संरचनाएं इन कार्यों को करती हैं। तो 4 पॉइंट ये बताता है, ये याद कर लेना आप। ऐसे मैच भी करवाने के क्वेश्चंस आते हैं कि एक तरफ आगत के कार्य दे दिए, एक तरफ अपने को संरचनाएं दे दी, तो इम्पोर्टेंट है, अपने को याद करनी ही होंगी ये।
पहला है राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, ये आगत का कार्य है। अब ये इसकी संरचना यानी कौन सी संस्थाएं हैं, कौन सी संरचनाएं हैं जहां पर राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती की प्रक्रिया होती है, तो परिवार और शिक्षण संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ऐसा आमंड का मानना है। हित स्पष्टीकरण कि हमारे हित क्या हैं, जैसे हित समूह बनते हैं तो हित समूह का निर्माण कैसे होता है, हितों का स्पष्टीकरण कैसे होता है कि हमें आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए, हमें कौन से हित हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कृषि बिल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, हमें उनका विरोध करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऐसा हित स्पष्टीकरण कहाँ से होता है? ऐसा होता है दबाव समूह के माध्यम से। हित समूहीकरण, फिर इन हितों का समूहीकरण कर लिया जाता है किन के द्वारा? राजनीतिक दलों के द्वारा। संप्रेषण संचार होता है मीडिया के द्वारा। तो ये 4 पॉइंट बताता है राजनीतिक समाजीकरण, भर्ती, हित स्पष्टीकरण, हित समूहीकरण, संचार। और निर्माण कहाँ कहाँ होता है वो आप मैच कर लीजिएगा। राजनीतिक समाजीकरण, भर्ती परिवार शिक्षण संस्थाओं में, हित स्पष्टीकरण दबाव समूह में होता है, हित समूहीकरण राजनीतिक दलों में होता है, और संचार संप्रेषण बनता है मीडिया के माध्यम से। आमंड निर्गत के भी निम्न 3 कार्य और उससे जुड़ी संरचना की चर्चा करते हैं। यानी आगत के तो हैं 4 कार्य और निर्गत के हैं 3 कार्य। क्या क्या कार्य हैं निर्गत के? नियम निर्माण, नियम क्रियान्वयन और नियम निर्णय। कानून बनाना, कानूनों का क्रियान्वयन करना और इन पर निर्णय देना। और ये कौन करता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो आगत के 4 कार्य हैं, निर्गत के 3 कार्य हैं। कौन सी संरचनाएं करती हैं वो भी अपने को याद रखना है। फिर आगे अपन देखते हैं कि जहां ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत विश्लेषण पर बल देता है, वहीं आमंड का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत संश्लेषण पर बल देता है। ये विश्लेषणात्मक पद्धति है, ये संश्लेषणात्मक पद्धति है। आमंड का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत पूर्ण रूप से न तो विकासशील देशों के अध्ययन के लिए उपयोगी है और न ही साम्यवादी देशों के लिए उपयोगी है। ये आलोचना कर सकते हैं अपन। इसलिए विकासशील देशों के अध्ययन के लिए राजनीतिक विकास जैसी अवधारणा आई, राजनीतिक आधुनिकीकरण जैसी अवधारणा आई, औद्योगिकरण नहीं, आधुनिकीकरण जैसी अवधारणा आई। और ये प्रश्न भी आता है कि राजनीतिक विकास किन देशों के अध्ययन के लिए आया? विकासशील देशों के अध्ययन के लिए आया। फिर अपने को कंफ्यूज कर देता है जब उसमें लिखा हुआ जाता है, एक पॉइंट चेंज कर देता है वो कि राजनीतिक विकास की अवधारणा में आदर्श किसको माना गया है? तो विकसित देश अमेरिका, यूके को आदर्श माना गया है कि अमेरिका में जैसी व्यवस्था है, क्योंकि राजनीतिक विकास की जो अवधारणा है ये जुड़ी हुई है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से, और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएस में है। यानी यूएस को इन्होंने आधार माना इन लोगों ने और राजनीतिक विकास थ्योरी दी कि यदि किसी विकासशील देशों में राजनीतिक विकास है या नहीं, तो ये पता चलता है कि अमेरिका जैसी व्यवस्था है, समानता, क्षमता, विभेदीकरण है, लौकिकीकरण है, तो वहाँ पर राजनीतिक विकास है, अन्यथा राजनीतिक विकास नहीं है। तो आदर्श तो माना गया है विकसित देशों को और अध्ययन किया गया है विकासशील देशों के लिए। साम्यवादी देशों के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत प्रतिपादित किया। आमंड अपने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत की शब्दावलियां टालकोट पार्सन्स से लेता है। टालकोट पार्सन्स एक समाजशास्त्री हैं जिनका नाम डेविड ईस्टन की व्यवस्था सिद्धांत में भी अपन ने पढ़ा था। इन्होंने प्रकार्यात्मक सिद्धांत शब्द का प्रयोग किया और ये पार्सन से लिया है। आमंड राजनीतिक व्यवस्था की 3 विशेषताएं बताता है। अंतर्निर्भरता होती है राजनीतिक व्यवस्था में, व्यापकता होती है और कुछ सीमाएं होती हैं जिनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मार्क्सवादी सिद्धांत को भी देख लेते अपन, व्यवस्था के बारे में क्या कहता है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप साम्यवादी देशों के विद्वानों ने मार्क्सवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के समर्थक हैं क्लार्क, सेन, ये प्रमुख सिद्धांतकार हैं मार्क्सवादी सिद्धांत व्यवस्था के अंतर्गत। इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? मार्क्सवादियों के अनुसार, क्लार्क और सेन के अनुसार, प्रत्यय स्थायी हैं। प्रत्यय का मतलब यानी अध्ययन का आधार निश्चित होता है। ये अर्थव्यवस्था के आधार पर उत्पादन बढ़ाने के नियंत्रण के आधार पर समाज का अध्ययन करते हैं। समष्टिवादी, मार्क्सवादी सिद्धांत समष्टिवादी है। ये सबसे बड़ी समस्या का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पेड़ पर लगी घुन की बीमारी पर ध्यान नहीं देता, जंगल में लगी आग पर ध्यान देता है। मार्क्सवादी सिद्धांत वर्ग संघर्ष का अध्ययन करता है। जिन समाजों में वर्ग संघर्ष कम होता है वे श्रेष्ठ होते हैं और जिनमें वर्ग संघर्ष ज़्यादा होते हैं वे निम्न श्रेणी के होते हैं। फिर मार्क्सवादी सिद्धांत व्यवस्था के बारे में क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था राजनीति का निर्धारण करती है, ना कि राजनीति अर्थव्यवस्था का निर्धारण करती है। ये कुछ व्यवस्था के बारे में बातें थी।
आगे समानता का टॉपिक है जो अपन आगे देखेंगे। तो आमंड पावेल का संरचनात्मक सिद्धांत है, छोटा सा टॉपिक है। मार्क्स इसकी प्रतिक्रिया की स्वरूप है, आपको एक तो ये याद रखना है, दूसरा आपको इसके विचारकों को याद रखना है। बस दो ही चीज़ें याद रखनी है मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में, बाकी और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन।